Now the second chapter we have is nationalism in India. So first of all, let us just look at the important terms, which is first is vernacular press act. It is a very important question. It also comes in the way is what is like, you know what is vernacular press act? The act through which the British government got extensive rights to censor reports and editors in the vernacular language. This means जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जैसे रेडियो पे हो गया या न्यूज़पेपर्स पे उनके खिलाफ लिखने से उन्होंने बंद कर दिया था कि तुम नहीं लिख सकते हमारे खिलाफ, नहीं तो वो एक बार वार्निंग देते, अगर एक बार में नहीं मानते वो लोग तो फिर वो उनका जो भी टाइपराइटर होता था उसे ले जाते थे। पता नहीं क्या किया मैंने अभी। एनीवेज दैट नेक्स्ट इज बायकॉट। हमें कोरोना में तो बायकॉट के बारे में बहुत ही कुछ पता चला है कि व्हाट इज बायकॉट। सो द रिफ्यूजल to deal and associate with people or participate in activity or buy or use things usually from a protest। बायकॉट मतलब किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, किसी चीज़ की जो डील है उसे रिफ्यूज़ कर देना कि इसको हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं। ओके, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इट वॉज एन एक्ट थ्रू विच प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी टी गार्डन को छोड़ के जाने की विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। नाउ व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह, a non-violent method used by गांधीजी against the oppressor। सत्याग्रह एक मेथड था जो गांधी जी के द्वारा यूज किया गया था, जो नॉन वायलेंट था, जो किसके अगेंस्ट? ऑपरेसर के खिलाफ। ऑपरेसर यानी कि जो बहुत ज़्यादा दूसरों को प्रेस करने की कोशिश करता है। एंड खिलाफत मूवमेंट थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। It was a movement organized by famous Ali brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali to protest against the injustice done in Turkey after the war। खिलाफत मूवमेंट में क्या था कि जो इंडियंस थे उन्हें भी ब्रिटिशर से प्रॉब्लम थी, और जो मुस्लिम्स थे, मतलब जो हिंदू थे एंड जो मुस्लिम थे, दोनों को उससे प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स से। बिकॉज मुस्लिम्स को इसलिए थी क्योंकि टर्की में उन लोगों के जो राजा थे उनके खिलाफ वो हार गए थे वॉर में, एंड ड्यू टू दिस उन लोगों को उनके रूमर्स फैले थे कि जो ब्रिटिशर्स है वो बहुत बुरा करने वाले हैं उनके राजा के खिलाफ, क्योंकि वो लोग उन्हें बहुत मानते थे, उन्हें खिलाफत मतलब उन्हें खलीफा मानते थे। दैट मीन्स बहुत रिस्पेक्टेबल थे मुस्लिम्स के लिए वो टर्की के राजा। एंड हिंदुओं को क्या था? हिंदुओं को चाहिए था स्वराज। दैट्स वाई दोनों एकजुट हो गए। दैट इज कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। इट वाज लेड बाय टू फेमस ब्रदर्स हु वर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। Now, now non-cooperation movement. What is non-cooperation movement? ये तो बहुत भाई, ये तो पक्का ही आएगा। The movement या तो MCQ में आएगा या तो लिखने में आएगा कि give the features, क्या हुआ था उसमें and all. This movement was launched by गांधी जी in 1920। 1920 में गांधी जी ने ये movement launch किया था। इसका aim था to readdress the wrong done to Punjab and Turkey। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना, ये उसको था। नॉन कोऑपरेशन मतलब कि अब कोऑपरेट नहीं करना है। ये कब हुआ था? 1920 में लॉन्च हुआ था। टू एम, वो इस चीज़ के लिए था कि जो गलत हुआ था ना पंजाब अमृतसर में एंड टर्की में, वो जो राजा के खिलाफ, उसके खिलाफ स्वराज के लिए था ये मूवमेंट। Then Gandhi-Irwin Pact. It was an agreement signed on March 1931 under the Civil Disobedience Movement was called off। जी गांधी इरविन पैक्ट था, ये एक एग्रीमेंट था जो साइन किया गया था मार्च में इन 1931 अंडर द सिविल डिसोबियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबियंस मूवमेंट के अंडर लॉन्च किया गया था,
जब इसे खत्म कराने के लिए। एंड डांडी मार्च, गांधी along with 78 of his followers, उन्होंने गांधी जी ने 78 फॉलोवर्स से स्टार्ट किया था गांधी जी ने आश्रम। कौन से? साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया था डांडी के टू द डांडी ऑन द सी कोस्ट। यानी डांडी एक जगह होगी जो है सी कोस्ट पे, वहां तक वो पैर से गए थे और वहां पे जाकर उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, जमीन से सॉल्ट निकाल के उसे सॉल्ट बना के गर्म पानी करके। व्हाट इज पूना पैक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नहीं आएगा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं। इट वॉज अ पैक्ट विच वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। द पैक्ट सेव्ड द डिप्रेस्ड क्लास फ्रॉम सीट्स इन द प्लूनोबियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। The Kheda Satyagraha was launched by Gandhiji to support dash the peasant. What was Rolek Act? Wait. What was Rolek Act? Rolek Act क्या था? It was a act which controlled the movement of plantation worker. It was an act through which the government got enormous power to represent political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. Okay. The act through which wages of workers were reduced. None of the above. इसका आंसर तो हमें पता ही है, B. Yes. Who is the author of the book Hind Swaraj? Very easy. Mahatma Gandhi. Non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. When was non-cooperation movement called off by Gandhi ji? It was in 1922. Okay. Take the screenshot of this. Now, what were the major demands of the peasant who participated in the non-cooperation Khilafat movement? Mention any two. Reduce the revenue and abolition of begar. Okay. Name the tribal peasant participate in the non-cooperation Khilafat movement. The colonial government had closed large forests, preventing people from entering the forest to graze their cattle or collect fuel, woods and fruits. जो यहाँ पे है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन से जो ट्राइबल प्लीजेंट्स थे उन्होंने पार्ट लिया था खिलाफत मूवमेंट में? तो देवर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लगाया था जिसमें उन्होंने फॉरेस्ट एरिया पे ट्राइबल लोगों को जाने से मना कर दिया था टू गेज, यानी उनकी जो गाय भैंस वगैरह को चराने के लिए। तो उन्होंने भी इसका ऑपरेस किया था and participate किया था. What was the England Immigration Act? Under this Inland Immigration Act 1859 प्लांटेशन वर्कर्स को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी टी गार्डन्स छोड़ के जाने की विदाउट द परमिशन. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. नाउ 2 मार्कर ये है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई. व्हाट वाज सत्याग्रह? अगर इस चैप्टर में यही नहीं आता तो भाई फिर तो क्या ही. व्हाट वाज सत्याग्रह? सत्याग्रह वाज अ नॉन वायलेंट मेथड, एक नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास एलिगेशन था अगेंस्ट द ऑपरेसर. ऑपरेसर के अगेंस्ट एक नॉन वायलेंट एलिगेशन था. जो आइडिया था सत्याग्रह का वो एम्पावर करता था द ट्रुथ एंड द नीड फॉर सर्च फॉर ट्रुथ. ये सत्याग्रह यानी सत्य यानी सच. ओके, चंपारण सबसे. और नेम द सत्याग्रह. व्हाट इज सत्याग्रह? ये हो गया. नेम एनी 2 प्लेसेस सत्याग्रह वर लॉन्ड बाय गांधी जी. इसमें कोई भी लिख सकते. एक था चंपारण में जो हुआ था 1916 में. 1916 Gandhiji launched Satyagraha to inspire the peasant and struggle against the oppressive plantation system.
गांधी जी ने 1916 में लॉन्च किया था चंपारण में। वो इसलिए लॉन्च किया था टू इंस्पायर करने के लिए उन प्लीजेंट्स को जो स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन। ओके। एंड खेड़ा में 1917 में उन्होंने लॉन्च किया था दैट खेड़ा सत्याग्रह टू सपोर्ट प्लीजेंट्स हु वर नॉट इन पोजीशन टू पे रेवेन्यू ड्यू टू क्रॉप फेलियर। जो ब्रिटिशर्स थे वो जबरदस्ती उनसे पे कराते थे रेवेन्यू इवन दो उनकी क्रॉप नहीं उग रही थी, तो गांधी जी ने इसका अपोज किया था एंड खेड़ा में सत्याग्रह लॉन्च किया था। Who was the writer of book Hind Swaraj? Mahatma Gandhi wrote this book Hind Swaraj. He declared that the British rule was established in India with the cooperations of Indians and had survived only because of the cooperation. If India refused to cooperate with British rule in India would be collapse and within a year. एंड स्वराज वुड बी एस्टैब्लिश। महात्मा गांधी ने हिंद बुक लिखी थी हिंद स्वराज। जो व्हाट वाज द थीम ऑफ द बुक, जो थीम था बुक का वो था कि जो कॉपरेशन जो ब्रिटिशर्स है वो अभी भी इंडिया में इसलिए हैं बिकॉज इंडिया ने कॉपरेशन किया ब्रिटिशर्स के साथ, इसलिए सिर्फ वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक। नहीं तो अगर इंडिया रिफ्यूज कर दे रहा टू कॉपरेट तो फिर जो ब्रिटिश है वो इंडिया में जो ब्रिटिश है उसका एक ही साल में वो उनका जो रूल था वो कोलैप्स यानी गिर जाता, मतलब अनस्टेबल हो जाता एंड जो स्वराज होता वो बन जाता। एंड इसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। ओ ओ ओ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? यप, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि 3 मार्क्स का है ब्लूप्रिंट में तो 3 मार्क्स का आ गई। The war created a new economic and political situation. It led to huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing tax. Custom duties were raised and income tax introduced. Okay, through the war, prices increases doubling between 1913 and 1918. Leading to extreme hardship for common people. Okay, villagers were called up to supply shoulders and force recruitment in rural areas caused widespread hunger. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा था इंडिया पे, तो इट लेड टू इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर वॉर लोन्स में जो फाइनेंस किया जाता था इंडिया से। इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। टैक्स इंक्रीज हो गए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ गए, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए। फिर थ्रू द वॉर ईयर्स, फिर जब वॉर हो रहा था देन जो थ्रू द वॉर बिटवीन 1913 एंड 1918 के बीच में जो वॉर हो रहा था इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्डशिप आई कॉमन पीपल के लिए। और जो विलेजर्स थे उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट कराई जा रही थी, दैट मीन्स उन्हें ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आतंक मच गया था। Who established the 4-volume collection Tamil Folks, the Folklore of the India was Netsha Sastri. In which district of Gujarat Mahatma Gandhi organized Satyagraha to support the peasants? It was in Kheda. Who was the author of the novel क्या लिखा है आनंदमंत? Okay. Who was the first artist to create image of Bharat Mata? Who was Bankim Chandra Chattopadhyay? इम्पोर्टेंट वाला ये है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑन पीपल। इसका तो MCQ उसमें भी है NCERT में। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowd took its street many north in
एज द न्यूज़, जैसे ही न्यूज़ फैली जलियांवाला बाग की, तो जो क्राउड थी ना उसने रोड्स पे आना शुरू कर दिया। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में उधर बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए, क्लैशेस हुए पुलिस के साथ, एंड अटैक भी हुए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। इंडियन लीडर्स एंड पीपल रियलाइज कि अब उन्हें कुछ ऐसा मूवमेंट निकालना पड़ेगा जो थोड़ा बहुत पावरफुल हो। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हैड फार अ रीचिंग इम्पैक्ट। जो जलियांवाला इंसिडेंट था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा लोगों के माइंड पे, एंड द वे दे लुक एट ब्रिटिश राज। अब तो उन्हें ब्रिटिश राज से एकदम नफरत ही हो गई थी। और तो इसमें कुछ है नहीं। व्हाट डिड अ ट्राइबल पीपल, नोप, इसमें अब कुछ है नहीं। एक एक्सपेंसिव, हाँ ये है द फैक्टर्स, क्यों जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो क्यों रुक गया था या तो स्लो डाउन हो गया था। सबसे पहला कि नॉन कॉपरेशन था क्या, ये तो हमें पता ही। नॉन कॉपरेशन था जिसमें वो लोग कॉपरेट नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ। तो इसमें क्या था कि खादी का यूज़ हो रहा था, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जो खादी थी वो इंडियन था, लेकिन जो खादी था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ओके, तो उसमें से जो बहुत सारे लोग थे उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो खादी होता था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, एंड पुअर पीपल could not afford that to buy it. That's why फिर ये खादी का तो बंद हो गया. That's why they started buying British clothes again. Then no alternatives, उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था. No alternatives. The boycott of British Institute posed a problem. जो बाइकआउट करने की वजह से एक प्रॉब्लम सी आ गई कि ना ही उनके पास कुछ सक्सेसफुल अल्टरनेटिव है इंडियन इंस्टीट्यूट के लिए. तो फिर दैट्स वाई स्टूडेंट्स जो थे वो वापस जाने लगे. उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था एक्सेप्ट जॉइनिंग बैक गवर्नमेंट स्कूल्स. एंड जो लॉयर थे वो लोग वापस आ गए टू वर्क इन द गवर्नमेंट कोड. जो लोकल मूवमेंट थे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के, वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और प्लीजेंट ट्रेडर, उनका खुद का नोशन ऑफ स्वराज दे स्टार्टेड. मतलब उनके खुद के अलग अलग हो गए कि हमारा स्वराज का मतलब ये है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. जो गांधी जी और कांग्रेस थी उनकी ये चीज़ उनको अप्रूव नहीं किया गांधी जी और कांग्रेस ने. So the movement started losing its shine. This was the important questions जो 3 मार्क्स में आ सकते हैं. ये तो इम्पॉर्टेंट है. एंड एक दिस ऑल्सो कि जलियांवाला हुआ था. और इसमें इमिग्रेशन, ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब हुआ था? 1859 में. और तो कुछ है नहीं इसमें. नाउ why was civil disobedience movement called off by गांधी जी? गांधी जी ने सिविल डिसोबियंस मूवमेंट को क्यों कट कर दिया? क्योंकि when लीडर्स वर अरेस्टेड, जब लीडर्स अरेस्ट हुए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो जो एंग्री क्राउड थी वो स्ट्रीट्स पे आ गई पेशावर के, और बहुत सारे आर्म्ड यानी कि बहुत सारी फायरिंग हुई थी कार्स पुलिस पे. बहुत सारे लोग मारे गए थे. अ मंथ लेटर गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड. गांधी जी को खुद को अरेस्ट कर लिया गया 1 महीने बाद. एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उन्होंने अटैक कर दिया पुलिस पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, एंड आर्म्ड कार्स का स्ट्रीट ऑफ पेशावर पे हुआ था. ओके. लॉ कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज्ड ब्रिटिश रूल. सारी जगह पे अटैक करना शुरू किया था जो भी सिंबलाइज करता था ब्रिटिश रूल को. एंड अ फ्रिटेंट
government respond with the policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked. Women and children were beaten. About 10,000 lakh. About 1 lakh people were arrested. To break the deadline between Congress and the government, Lord Irwin ने गांधी जी को invite किया for a peaceful pact, which is known as Gandhi-Irwin Pact or Pune Pact. Under a situation, गांधी जी decided to call off the movement. इस situation के अंदर जो गांधी जी थे उन्होंने सोचा कि अब बंद कर देना चाहिए उस movement को. Take screenshot, of course. Then after this we have chapter 3. We have chapter 3. Yes, but yeah, just look at this. Name any two methods used by Gandhiji to fight against the Britishers: Satyagraha and non-violence. Identify the act which gave enormous power to government to repress the political activities. That was Rolak Act. Then name the general who was responsible for Jallianwala Bagh incidents. General Dyer. Why did Mahatma Gandhi call off Rolak Act? Because due to the spread of violence. Why did Mahatma Gandhi reacted against the Rolak Act? Mahatma Gandhi decided to launch a non-violent civil disobedience movement against the unjust law. What was Khalifat Committee formed? Why was Khalifat Committee formed? The Khalifat Committee was formed to defend the Khalifa's temporal power. Who was the writer of the book Hind Swaraj? Gandhiji. What was the theme of the Hind Swaraj written by the Gandhiji? In this book, ब्रिटिश रूल को डिक्लेयर किया गया था. एस्टैब्लिशमेंट जो कॉपरेशन की वजह से हो रहा है, अगर ऐसा कॉपरेशन नहीं करते तो फिर ब्रिटिश रहती ही नहीं. ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं. ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है, बट 3 मार्क्स वाला थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा. When was the non-cooperation and खलीफत मूवमेंट को लॉन्च कब किया गया था? दोनों को साथ ही में लॉन्च किया. सॉरी When was the non-cooperation खलीफत मूवमेंट को कब लॉन्च किया था? 9 जनवरी 1921 में लॉन्च किया गया था. और हु वाज बाबा रामचंद्र? बाबा रामचंद्र कौन थे? वो एक सन्यासी थे जो जिन्होंने शुरू किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अवध में. ओके, नाउ वी हैव chapter 3. What is proto? Okay, chapter 3 है, दूसरे वीडियो में देखेंगे. This video is very long.